नमस्कार दोस्तों। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां आज समीचीन। आज आग लगी हुई, देश के अगल बगल चाहे जिस देश में देखिए आग लगी हुई, और हिंदुस्तान के अंदर भी वह आग बहुत तेजी से भभक रही। जी हां, आप याद करिए श्रीलंका में आग लगी। श्रीलंका में जो हुआ निश्चित रूप से दर्दनाक था, लेकिन हालत यह हुई कि वहां पर जनता ने फैसला कर लिया कि अब लोक के मुताबिक लोकतंत्र होगा, तंत्र के मुताबिक लोकतंत्र नहीं होगा। और उन्होंने सत्ता में बैठे तानाशाह को देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर कर दिया। कमोवेश हमने म्यांमार में देखा, वहां पर जिस तरीके से सेना ने कब्जा कर लिया और सेना ने वहां के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बगल में नेपाल में अभी हम हाल देख रहे हैं, लगातार वहां पर हिंसा और दूसरी चीजें हो रही हैं और बड़ी मुश्किल से अभी फिर एक नई सरकार बनी। हमने इसके पहले बांग्लादेश के पहले अफगानिस्तान में भी देखा, अफगानिस्तान में किस तरह से सत्ता पलट हुआ और वहां के लोगों ने अपने हिसाब से अपनी तालिबानी सरकार बना ली। पाकिस्तान में भी बड़ा हैवी संघर्ष चल रहा है और रोज बरोज वो संघर्ष एक ना एक मोड़ ले रहा है। उधर बांग्लादेश में हमने देखा कि किस तरीके से 2009 से सत्ता में बैठी प्रधानमंत्री को वहां के लोगों ने शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। उसने इतिहास दोहराया कि जो उनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, उनको भी किस तरीके से कत्ल कर दिया गया था। उनके साथ में 17 लोगों को और को कत्ल कर दिया गया था और वहां के लोगों ने सत्ता पलट दी थी। किन कारणों से हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर अभी नहीं बात करूंगा। बात यह करूंगा यह हालात कैसे पैदा होते। यह हालात वैसे ही पैदा होते हैं चाहे सत्ता किसी की। जब आप गलत करते हैं तो यही होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था, हालांकि वह देश के स्वास्थ्य के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, संविधान के स्वास्थ्य के लिए जरूरी था और इसीलिए संवैधानिक आपातकाल लगाया गया, लेकिन जनता को वह बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता ने सत्ता पलट दी थी। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या है? हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों के नाम पर राजनीति की जा रही है। मंदिरों, धर्म के नाम पर जमीनें हड़पी जा रही हैं। हमने अयोध्या में भी देखा, हमने काशी विश्वनाथ के वाराणसी में भी देखा, हमने उज्जैन के महाकाल के आसपास भी देखा, हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ के आसपास भी देखा, हम पुरी में भी देख रहे हैं और हम देश के तमाम उन स्थानों पर देख रहे हैं जहां इस तरह का धंधा चल रहा है। तो धर्म के नाम पर लूट का धंधा चल रहा है। एक चीज, जब आफत आती है तो ये धर्म संस्थानों के, मंदिरों के लोग कहीं नजर नहीं आए थे। हमने तमाम आपदाओं के वक्त में देखा, उन्होंने कोई मदद नहीं की जो उल्लेखनीय हो, जिसे हम प्रशंसा कर सके। तो इस तरह की स्थिति होती है। सरकार क्या कहती है? सरकार को संविधान के उन शब्दों से नफरत है जिसमें कहा जाता है हम भारत के लोग, यानी जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, जिसको दिखाकर तमाम आंदोलन किए जाते हैं, उसको ही कोर्स से हटा देती, स्कूली कोर्स से हटा दिया जाता है एनसीईआरटी के,
इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से छोटे छोटे से वो हरकतें कर रही है कि जिनको लेके दर्द। हम आज बांग्लादेश पे बहुत बात कर रहे हैं, क्या हम बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर नहीं बना रहे? इस सवाल का भी जवाब बिल्कुल बन रहे हैं। मणिपुर चले जाइएगा, वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने खुद अपनी विधानसभा में बताया है कि 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हैं और 11,000 से अधिक यानी 11,500 के करीब मकान खाक हो गए हैं, जला दिए गए। उन्होंने कहा हर परिवार को 1-1 लाख रुपए की इमदाद देने का फैसला सरकार ने किया। उसकी पहली किस्त 25,000 रुपया जारी की गई है और वो 512 खातों में गई है। यानी आप देखिए 60,000 लोग पीड़ित हैं और सिर्फ 512 लोगों के खाते में यदि पैसा जा रहा है तो इससे समझ सकते हैं कि सरकार क्या कर रही थी। और क्या 1 लाख रुपए में कोई घर बन जाता है क्या? जब आप इसका सवाल करेंगे तो इसका कहीं जवाब नहीं मिलता है। जवाब क्या होता है वह भी बताऊं। हमको आपको बरगलाने के लिए, नफरत की आग लगाने के लिए इन सारी जगह, चाहे श्रीलंका में हो सिंघली कट्टरवाद, उसके चक्कर में सारा कुछ हुआ। बांग्लादेश में मुस्लिम इस्लामिक कट्टरवाद उसके कारण हुआ। और नेपाल में जो एक कट्टरवाद पनपा उसके कारण से स्थिति, यही स्थिति हमने अफगानिस्तान में देखी और यही स्थिति पाकिस्तान में देखी। हम अपने देश में भी वही कर रहे हैं। जैसे वहां इस्लामिक है, यहां हम हिंदू कट्टरवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म कभी कट्टरवादी था ही नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि इस धर्म की जड़ें सहिष्णुता में है। इस धर्म की जड़ें शांति, अहिंसा, सत्य में। इस धर्म की जड़ें वही जो राहुल गांधी कहते हैं अभय मुद्रा में, न डरो न डराओ। लेकिन हमारे देश में एक नया धर्म बनाया जा रहा है जिसे हिंदुत्व कहते हैं। हिंदू नहीं, हिंदुत्व कहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदू जाग गया। हिंदू नहीं, हिंदू जाग गया। और हिंदुत्व इसको लेके खड़ा करते हैं। उस नफरत के लिए हमने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ क्लॉजेज जो है डिलीट किए। कुछ क्लॉजेज, अनुच्छेद 370 आज भी, और जो क्लॉजेज डिलीट किए उसके जरिए हमने वहां पर अनुच्छेद 370 का ही इस्तेमाल करते हुए वहां की शक्तियां खत्म कर दी, राज्य छीन लिया। आज वहां नफरत की आग और आतंक और सब कुछ इतना बढ़ गया है कि वो जम्मू तक आ गया। अभी सोपोर में हत्या हुई, अभी दूसरी और जगहों पर हो रही है, राजौरी में अभी हुई। और आतंकी घटनाओं की स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी की चंद दिनों की सरकार में 15 आतंकी हमले हो चुके हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि 15 आतंकी हमले हो गए हो तो कश्मीर को क्या बना दिया है। और कश्मीर की स्थिति है, जो वायदे किए गए थे कि कश्मीरी पंडितों का 100% पुनर्वास होगा, वहां 2% भी नहीं हुआ। तो यह जान लीजिए। इसके बाद कहा गया था बेरोजगारी कम होगी, उल्टा वहां पर बेरोजगारी बढ़कर जो 21% थी वो 35% हो गई है। तो इससे समझ लीजिए 60,000 कश्मीरी अभी भी बाहर पड़े हैं और यानी वो भी विस्थापित है। और जो 21% की दर से बेरोजगारी थी वो 35% हो गई। इसके बाद आतंकवाद को कहा जाता था खत्म कर देंगे, और स्थिति ये है कि आतंकवाद जो है बढ़कर ज्यादा बढ़ गया। और 20 साल में जो आतंक से कुछ मुक्त हुआ था देश, वहां पर लगातार इतनी आतंकी घटनाएं हो रही हैं कि वो चिंताजनक। वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए कहा गया,
अब तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश किया है, तब शायद एक उम्मीद जागी है कि विधानसभा चुनाव हो। लेकिन विधानसभा चुनाव भी कहां होगा, राज्य का नहीं होगा, यूटी का होगा। यानी राज्य तो है ही नहीं वहां, और राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, 3 टुकड़े बना दिए गए। एक टुकड़ा तो स्पष्ट, 2 टुकड़े दिखाई देते हैं, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर भी एक प्रकार से टुकड़े की तरह। उद्योग बढ़ेंगे, यह कहा गया था कि 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कंपनी वहां निवेश करने नहीं गई। और कहा गया था 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। अब आप समझिए इन लोगों की स्थिति क्या है। इसका एक उदाहरण दे दूं। संडे को अमित शाह चंडीगढ़ में थे। यहां पर आकर के यहां की एक छोटी सी बेल्ट में, मनी माजरा की बेल्ट में, उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कहा उद्घाटन किया उसका, जिसके लिए 500 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया कि 24 घंटे पानी की योजना करे। पहले की सरकार बगैर पैसे लिए, बगैर कर्ज लिए, प्रॉफिट में था यहां का नगर निगम, और वो नगर निगम पानी देता था इस देश, इस शहर को, और इस देश को वहीं से आता है यहां पानी, उसी भाखड़ा ब्यास परियोजना से जो पंडित नेहरू ने बनाया। इस देश को पानी मिलता है, इस देश को अनाज उसके कारण मिलता है, और बहुत कुछ मिलता है। तो वहां से आता था, पानी की कमी नहीं थी, तो चंडीगढ़ को पर्याप्त पानी मिलता था, जितना उसे जरूरत है। सुबह 3 बजे आता था और रात के 9 बजे जाता था। अब स्थिति क्या है, अब आता है 5 बजे और चला जाता है 9 बजे, फिर आता है शाम को 6 बजे और फिर चला जाता है 9 बजे। इसमें भी प्रेशर नहीं होता है। तब ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटे वहां शुरू करेंगे। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का लोन लिया, शुरू किया इन्होंने। और शुरू करने के बाद ही यह है कि लोग इंतजार करते रहे कि 24 घंटे साफ पानी की बात कही थी, और स्थायी ये हुआ कि लोग पानी का इंतजार करते रहे और पानी नहीं आया। ये आज के सारे खबरों में ये आप देख सकते। तो और इसके अलावा जो पानी आया भी वो इतना गंदा आया कि आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। 24 घंटे 7 दिन की बात करी थी। मिट्टी का पानी आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। और इसके बाद अब एक और चीज बताएं, रोजगार की बात कहते थे। नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो हुए नहीं। अब उन्होंने जो किया है वह एक समझ लीजिए, इस देश के लोगों को जब इलाज का संकट पड़ता था, लगता था कहीं पे भी अब देश में कोई इलाज नहीं है, तो वो एम्स दिल्ली भागते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आदेश किया है, उस आदेश में उन्होंने कहा है कि अब एम्स में कोई भी भर्ती, पक्की भर्ती नहीं होगी। अब सारी संविदा पर चलेगा एम्स। ये आप देख लीजिए, स्थायी नियुक्ति नहीं, संविदा के सहारे चलेगा एम्स। तो यह स्थिति है कि नई दिल्ली के संविदा के सहारे, यानी कॉन्ट्रैक्ट के सहारे चलाने का है। और यह जवाब दिया है एम्स ने आरटीआई में कि ये भारत सरकार ने यह योजना दी। अब आप इससे समझ लीजिए। और ये गोदी मीडिया का अखबार जो दैनिक जागरण है, उसमें छपी खबर है। यह भी आप पढ़ सकते हैं कि यह जागरण की खबर। तो यह जान लीजिए कि इस तरह आपके रोजगार छीनने का काम करते हैं। इसके बाद अमित शाह कहते हैं कि विपक्ष कितना भी शोर मचा ले, 2029 में मोदी ही प्रधानमंत्री हो। मतलब आप यह समझ लीजिए, इस स्तर पर घमंड, तानाशाही और चुनावी मशीनरी के फ्रॉड पर यकीन है।
चुनावी मशीनरी की जब बात आती है तो बिल्कुल बात आती है कि इसी तरह इसका लोग अपने इलाज के लिए मेडिक्लेम और दूसरी चीजें उसके वो खरीदते थे, मेडिकल पॉलिसीज, और उनसे इलाज होता था। वो किसी तरीके से उसको किस देके और करा लेते थे, एक सुरक्षा का आभास होता था। उस पर भी 18% जीएसटी प्लस सेस मिला के करीब 20% पड़ता है, तो उससे भी 20% वसूल रहे। उसके खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे इंडिया अलायंस ने आज संसद भवन परिसर में विरोध किया कि यह लूट है, यह लोगों के साथ धोखा है, यह नहीं होना चाहिए। तो इसको लेके जब यह बात आती तब ये क्या करते हैं, उस पर कुछ करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन कि हम वक्फ बोर्ड पर कानून लेके आ रहे हैं कि उसको हम किस तरीके से उसकी ताकत खत्म करें। क्यों खत्म करेंगे, क्यों उसको लेकर के परेशान है, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। इसके लिए इसलिए परेशान है जो राहुल गांधी कहते हैं A1 A2 यानी अदानी अंबानी। तो अंबानी का घर एंटीनिया जो मुंबई में है, वह घर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बना है, और वक्फ बोर्ड की संपत्ति बना है और उसको वक्फ बोर्ड से वह पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी यह कर रहे हैं जिससे उनके घर को फ्री कर दिया जाए, या उपहार अपने अंबानी भाई को दे दिया जाए। तो यह इनका खेल है। इसी तरीके से वहां परेशान है कि अदानी के लिए सारी चीजें, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर यह भी खेल चल रहा होता है। तो जब यह खेल चल रहे होते हैं तो निश्चित रूप से एक देश की चिंता होती है कि आखिर देश के लिए कौन सोचेगा, और जब देश के लिए नहीं सोचते हैं तो जनता वो विरोध करती है। मेरी आज सीतापुर में कुछ लोगों से बात हो रही, वो बता रहे थे वहां पर सरकार एक नजूल को लेकर के कानून ला रही है, और उसमें जो कर रही है उसके कारण सीतापुर का आधे से ज्यादा सीतापुर उजड़ जाएगा, पूरा सिविल लाइन और उधर का इलाका उजड़ जाएगा। लोगों ने बड़े महंगे महंगे पैसे के प्लॉट खरीदे, वहां पर लोगों के घर हैं, फ्री में किसी के घर नहीं, लेकिन सरकार उन लोगों को बर्बाद करने में लगी है। इस कारण से वहां स्थानीय पार्षद जो भाजपा का है वो कहता है मुझसे बड़ी भूल हो गई, इस पार्टी को मैं जिंदगी में थूकना ना पसंद करूं, यह स्थिति है। तो आप यह समझ लीजिए कि अब जिंदगी की सबसे बड़ी भूल के तौर पे लोग कमल के फूल को देख रहे हैं। ये वही कमल का फूल है जो चक्रव्यूह की तरह आपको जकड़ लेता है और फिर कुचल के मार डालता है, उसी अन्याय के तहत जैसे अभिमन्यु को मारा था। तो आपके जीवन को भी खत्म करने का बीड़ा इन्होंने उठा रखा है, और सारी आपकी संपत्तियां दूसरे पे कहते थे चुनाव के दौरान, वो सोना ले जाएंगे, वो खेत बटा लेंगे, वो ये कर लेंगे। वो तो कुछ नहीं किए। 70 साल शासन की बात करते हैं, उन्होंने भी 60 साल शासन किया, कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन ये जरूर कर रहे हैं, ये आपकी भूमि भी छीन रहे हैं, मकान भी छीन रहे हैं, आपके गहने भी छीन रहे हैं, आपकी संपत्ति भी छीन रहे हैं, आपके बैंक में पैसे भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित नहीं है, और आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं। इससे समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी क्या है। तो इसीलिए कहा जाता था बहुत शोर मत मचाइए। आज आप शोर मचा रहे हैं दूसरे के घर बुलडोजर चलने से, कल के दिन आपके घर चलेगा। इसीलिए यहां सिर्फ हमारा मेरा मकान थोड़ी ना, तो हमारा घर नहीं, सबका सोचना पड़ेगा। जय